आज के टॉपिक में हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे और उससे पहले प्रकाश का परावर्तन। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो सब तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे अविलंब नॉर्मल से दूर हटती जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। जब एक निश्चित आयतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे अपवर्तन में हम लोग पढ़े थे कि जैसे कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वहाँ अविलंब से दूर हटती जाती है। ठीक है, तो वैसी स्थिति जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अविलंब से सघन माध्यम के बीच में जो यहाँ पे प्रकाश से दूर हटती है उसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री जब बन जाता है तो उस स्थिति में उस कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू 1/sin c या sin c इक्वल टू 1/μ, जहाँ c क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है। अब यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं तो किरणों का अपवर्तन नहीं हो सकेगा, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो वो तो सघन माध्यम में वापस आ जाएगा, मतलब सघन से गया सघन में ही आ गया, तो ये अपवर्तन तो नहीं कहलाएगा, ये तो परावर्तन कहला जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो वही भी यहाँ पे बताया जा रहा है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री सबसे अधिक होता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आपतित किरणें परावर्तन के नियमानुसार सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। मतलब इससे ज़्यादा अगर आपतित कोण बनाना चाहेगा तो वो तो सघन माध्यम में ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वो परावर्तन का नियम मतलब परावर्तन का नियमानुसार वो आ जाएगा वापस, परावर्तन कहला जाएगा तब तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो वो परावर्तन जैसा ही बिहेव करेगा तो इसीलिए यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, अर्थात इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। इस कारण पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह बहुत चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। और यहाँ पे कुछ पदार्थों के क्रांतिक कोण दिए गए हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पानी और हीरा का आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। पानी का हो जाता है अपवर्तनांक 1.33 और क्रांतिक कोण हो जाता है 48.5 डिग्री, और हीरा का याद रख सकते हैं 2.42 और अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण हो जाएगा 24.4 डिग्री। यहाँ पे हम 2 शर्त को पढ़ते हैं। यहाँ पे शर्त कहाँ क्या दी गई है देखते हैं। पहला है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सघन से विरल में ही जा रहा हो, तब ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, मतलब आपतन कोण क्रांतिक कोण किसको कहते हैं? जब 90 डिग्री बन जाता है तब, और उससे ज़्यादा होगा तभी ये मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देख लेते हैं जो एग्जाम में खासकर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनेक उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हीरा अत्यधिक चमकता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में मरीचिका दिखाई देती है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, ये भी
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। पानी में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई पड़ती है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। ये चमकता हुआ चीज़, यहाँ पे ट्रिक यही लगा सकते हैं आप कि ज़्यादातर में क्वेश्चन में पूछेगा जो वो चमकीला दिखाई पड़ता है, चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, या टूटा ग्लास चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रकाश तंतु में पड़ी प्रखनली चमकीली दिखाई पड़ती, ये हो गया। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर्स प्रकाशिक तंतु किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मतलब ये अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण ये काम करता है, या फिर पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ये हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन के द्वारा ये काम करता है। ठीक है, सिद्धांत पे कार्य करता है ये ऑप्टिकल फाइबर। अब है पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं, ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है, ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अब यही एग्जाम्पल के बारे में अच्छा से दिया गया, ऐसे हीरे की चमक। हीरे से वायु में आने वाले किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत ही कम 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करती है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तभी प्रकाश हीरे से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। अतः इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। अब है रेगिस्तान में मरीचिका, ये भी पूर्णांतरिक परिवर्तन से हो रहा है। तो ये पढ़ते हैं, कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इससे यात्रियों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि यहाँ जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहाँ तालाब नहीं होता है। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान की रेत गर्म होती है, तो उसे छूकर पृथ्वी के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है, जिससे वायु का घनत्व कम हो जाता है। मतलब रेत के पास की वायु का घनत्व कम रहता है, ठीक है, और ऊपर की वायु का घनत्व ज़्यादा रहेगा। तो ऊपर की वायु परत ठंडी और सघन होती है। अतः जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वायु की परत विरल से सघन माध्यम पे जाने लगता है, वायु की परत विरल होती जाती है। ठीक है, जब पेड़ से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आती है तो उन्हें अधिकाधिक विरल परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती जाती है। तो यहाँ भी वही हो गया, विरल से सघन में जा रहा है तो वो दूर हटेगा विलंब से। तो अतः प्रत्येक अगली परत पर आपतन कोण बढ़ता जाता है तथा किसी विशेष परत पर क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। इस परत पर किरण पूर्ण परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। चूँकि ऊपर वाली परतें अधिक सघन हैं, अतः ऊपर उठती हुई किरण अभिलंब की ओर झुकती जाती है। जब यह किरण यात्री के आँख में प्रवेश करती है तो उसे पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है तथा यात्री को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यात्री को उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ने के कारण उसे जल का भ्रम होने लगता है। ठीक है, वह कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। कांच के चटके हुए भाग में हवा भर जाती है जो कि कांच की अपेक्षा विरल होती है। जब प्रकाश कांच से हवा में प्रवेश करती है तो उसका सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन होता है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। इसी कारण चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। पानी में पड़ी हुई प्रखनली चमकीली दिखाई पड़ती है। जब पानी से अंशतः भरी हुई प्रखनली को पानी से भरे बीकर में डुबाते हैं तो प्रखनली के जिस भाग में पानी नहीं होता अर्थात प्रखनली का खाली भाग चांदी की तरह चमकने लगता है, जिसका कारण भी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन है। अब है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है ये देखते हैं। प्रकाशिक तंतु तकनीक के जनक का नाम चार्ल्स के काव है। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु तकनीक के जनक का नाम क्या है, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ये चार्ल्स के काव हैं। इस तकनीक के आविष्कार के लिए उन्हें
2009 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर इसे वक्रीय मार्ग पर चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकाशित तंतु क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ सेमी होता है। तंतु के चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक μ अप्रोक्सीमेटली 1.5 के पदार्थ की पतली तह लगा दी जाती है। जब प्रकाश की किरण इस तंतु के एक सिरे पर अल्प कोण बनाती हुई आपतित होती है तो यह इसके अंदर अपवर्तित हो जाती है। तंतु के अंदर यह किरण तंतु तह के सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद इसके विपरीत सीमा पृष्ठ पर टकराती है। इस सीमा पृष्ठ पर किरण का आपतन कोण पुनः क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, अतः किरण का पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश किरण बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई तंतु के दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। तंतु के दूसरे सिरे पर किरण वायु में अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती हुई निर्गत होती है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये प्रकाश ऐसे जा रहा है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते ये फिर बाहर निकल रहा है और ये अभिलंब से दूर भाग रहा है, क्योंकि वो प्रकाश में वायु में अपवर्तित हो रही है तो वो अभिलंब से दूर भाग रही है। ठीक है। अब है प्रकाशिक तंतु के उपयोग। ऑप्टिकल फाइबर के क्या यूज़ हैं वो देख लेते हैं। विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करने तथा अभिग्रहण करने में, शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में, प्रकाश संकेतों को दूर संचार में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में मोस्टली इसका उपयोग डॉक्टर अब करते हैं अपना इलाज में, अपने पेशेंट के इलाज में। इंडोस्कोप मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र को अंतर्दर्शी इंडोस्कोप कहा जाता है। इसमें प्रकाश तंतु की बनी हुई प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। तो ये भी इंडोस्कोप में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। इसका ऑप्टिकल फाइबर की ही बनी हुई प्रकाश नलिका का प्रयोग किया जाता है और आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों को, मतलब शरीर के अंदर के अंगों को का चित्र प्राप्त किया जाता है। इंडोस्कोप के उदाहरण क्या हैं? ऑरिस्कोप, ओटोस्कोप। कान की इसका यूज कहाँ होता है? कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए किया जाता है, ऑरिस्कोप का, ओटोस्कोप का। ठीक है। गैस्ट्रोस्कोप का यूज करता है पेट के निरीक्षण के लिए, और ब्रोंकोस्कोप का किया जाता है गले और फेफड़ों के निरीक्षण के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये टॉपिक भी अभी पढ़ लेते हैं। लेंस सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तन माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस किसको कहा जाता है? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तन माध्यम को, जहाँ से अपवर्तन हो सके, उसको लेंस कहते हैं। ठीक है। परंतु कुछ लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होता है। लेंसों का नामकरण उनके बाहरी सतह के स्वरूप के अनुसार होता है। लेंस 6 प्रकार के होते हैं। पहला है उभयोत्तल, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। वैसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती है तथा भिन्न भिन्न भी। ये है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। उभयोत्तल लेंस, इसमें दोनों पृष्ठ क्या है? उत्तल होते हैं दोनों पृष्ठ, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। ठीक है। अब है समतल उत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स। वैसे लेंस जिनके एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। ये एक पृष्ठ हो गया समतल, दूसरा पृष्ठ हो गया उत्तल। ठीक है। तो ये हो गया समतल उत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब है अवतलोत्तल।
अवतलोत्तल या कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसमें एक क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा और एक हो जाएगा उत्तल। तो ये हो गया अवतल एक पृष्ठ और एक हो गया उत्तल, तो ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब है उभयावतल। अब है उभयावतल कॉनकेवो कॉनकेव, वैसे लेंस जिसमें दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। तो ये दोनों पृष्ठ अवतल हैं, ये हो गया कॉनकेवो कॉनकेव, ठीक है लेंस। और इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान अथवा असमान हो सकती है, ठीक है। अब समतल अवतल है, ये प्लेनो कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉनकेव हो गया। एक तरफ क्या होगा, प्लेन हो जाएगा, एक तरफ कॉनकेव हो जाएगा, मतलब एक तरफ समतल एक तरफ अवतल, ठीक है। और फिर उत्तलावतल, ये हो जाएगा एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल, ठीक है। वैसे लेंस जिनका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती है, हो गया। अब लेंस से संबंधित शब्द पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश किरणें का विचलन नहीं होता है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल ये पढ़ लीजिए, फिर आगे बताया जाएगा, पिक्चर के साथ दिखाएंगे आपको कहाँ पे क्या है, ठीक है। कहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, कहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये सब बताएंगे आगे। फोकस है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का फोकस कहते हैं। फोकस दूरी फोकल लेंथ प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अब देख लेंगे उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति आदि बिंब की फोकस से दूरी पर निर्भर करता है, फोकस से दूरी पर निर्भर करेगा। उत्तल लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों में रखने पर प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति, उसके आकार एवं प्रकृति का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। हम लोग पढ़ रहे उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो आगे का फिगर्स में हम लोग पता चल जाएगा। यहाँ पे बताया गया अगर कोई वस्तु की स्थिति, कोई वस्तु अगर अनंत पर है, अनंत पे है, जिसको मापा नहीं जा सकता वही अनंत हुआ, तो कहीं भी है अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो फोकस दूरी पे बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस होगी, ठीक है। और प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, अनंत पे अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर प्रतिबिंब अगर वस्तु 2F पे है, 2F से परे, ठीक है, अगर वस्तु यहाँ पे है, ए बी वस्तु हो गया, यहाँ पे है, तो F2 और 2F2 इसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। यहाँ भी उल्टा बन रहा है, ठीक है, यहाँ एसेंस दिया हुआ मतलब उल्टा बन रहा है। यहाँ वस्तु है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया, सॉरी उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है अगर वस्तु यहाँ पे हो 2F1 पे, यहाँ 2F1 है और इससे परे है, इससे दूर है, तो यहाँ बन रहा है, ठीक है। अगर 2F1 पर ही हो वस्तु तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा और ये वास्तविक, उल्टा और बराबर, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब सेम साइज का बनेगा। थर्ड में है, डी में क्या दिया है कि अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 से परे, मतलब 2F2 के बाद, ठीक है, थोड़ा दूर, 2F2 के थोड़ा दूर बनेगा उसके बाद। और कैसा बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, बड़ा बनेगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब होगा लेकिन उल्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे F1 पे अगर वस्तु है, कहाँ पे है, F1 पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये अनंत पे बनेगा, ये अनंत पे बनेगा और वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु
O एवं F1 के बीच में हो, O एवं F1 के बीच, O क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जो पढ़े थे अभी ऑप्टिकल सेंटर, और F1 के बीच में अगर वस्तु है तो लेंस की उसी ओर जिस और वस्तु है, मतलब ये लेंस जो है प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिधर वस्तु है, जिस ओर, इस साइड है वस्तु लेंस के इस साइड, तो इस साइड ही प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, मतलब काल्पनिक, आभासी काल्पनिक हुआ, और सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया है, वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो F2 पे प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक बहुत छोटा उल्टा बन रहा है। 2F1 पे से परे वस्तु है तो रखा हुआ, तो F2 एवं 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक छोटा और उल्टा बन रहा है। 2F1 पे है वस्तु तो 2F2 पे प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बराबर और उल्टा बन रहा है। 2F1 एवं F1 के बीच में है वस्तु तो F2 के से परे बन रहा है प्रतिबिंब, और वास्तविक बड़ा और उल्टा बन रहा है। F1 पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, और वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बन रहा है। अगर O एवं F1 के बीच में अगर वस्तु है तो लेंस की उसी और जिस और वस्तु है उसी और प्रतिबिंब बन रहा है, और आभासी सीधा और आवर्धित बन रहा है। अब है अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस तथा फोकस के बीच में बनता है। क्या बोल रहा है, अवतल लेंस में जब अवतल लेंस रहता है तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर, मतलब जिधर वस्तु रहेगा उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। और क्या बोल रहा है, लेंस तथा फोकस के बीच में, लेंस तथा फोकस के बीच में, ये लेंस हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में बनता है। ये हो गया वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब। यह आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। आप देख भी रहे हैं यहाँ वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा हो रहा है, आभासी हो रहा है और सीधा ही हो रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। ये याद रख लीजिएगा, ये इस पे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स, इस पे बनाने को मिलेगा एग्जाम में, तो बना सकते हैं। f हो जाता है फोकस दूरी, v हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी, u हो जाएगा वस्तु की दूरी। अब है लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में संबंध। 1/f = μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, जहाँ f = फोकस दूरी है, म्यू = लेंस के परावर्तन पदार्थ का अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है म्यू, तथा R1 एवं R2 लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। यदि लेंस समतलोत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स हो तो R2 = इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अतः 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/infinity = μ-1, 1/r1 = μ-1/r1, तो 1/f = क्या हो गया, μ-1/r1। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, दो लेंसों को परस्पर सटाकर रखने से बने लेंस को संयुक्त लेंस कहते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होती है 1/f = 1/f1 + 1/f2। यदि दोनों लेंस के बीच डी दूरी हो तो समतुल्य फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2 - dy/f1/f2, जहाँ f1 एवं f2 दोनों लेंस की पृथक पृथक फोकस दूरियां हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ लेता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, याद रखिएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता p = 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता की मात्रा क्या हो जाएगी, मतलब फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक व अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी।
अब संयुक्त लेंस की क्षमता, यदि दो लेंसों को परस्पर सटा के रख दे तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है, अर्थात P=P1 + P2। जैसे P1 = -1.5 डायोप्टर, P2 + +2.5 डायोप्टर, तो P=P1 + P2 -1.5 + 2.5 +1 डायोप्टर हो जाएगा। D दूरी से अलग लेंसों की संयुक्त क्षमता है। P=P1 + P2 - DP1 P2। लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को μ' अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्नांकित 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। पहली स्थिति क्या होगी, μ μ', तो म्यू किसका अपवर्तनांक था, लेंस का, और μ' किसका था, द्रव का। ठीक है, तो ये लेंस का अपवर्तनांक है वो द्रव वाले अपवर्तनांक से ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है। इस स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाएगी अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए कांच μ=1.5 के लेंस को पानी μ=1.33 में डुबाने पर ऐसा होता है। ठीक है, μ=μ' अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। μ=μ' अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी μ'=1.33 के अंदर हवा का बुलबुला μ=1.00 दिखाई तो उत्तल लेंस की भांति देता है, परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। तो ये पानी का जो बुलबुला है, पानी का बुलबुला ये अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये पानी का बुलबुला अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। कांच μ=1.5 के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड μ'=1.68 में डुबाने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। ये सब टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।